बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, कोटा। नए सेशन में बीए सेकेंड ईयर के नए सेशन में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से आपकी सुरक्षा को देखते हुए कॉलेज की क्लासरूम स्टडी को बंद किया गया है और ये इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि आप लोगों को पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो और इसीलिए आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो इसी वजह से वीडियो के ज़रिए आप लोगों को पढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी क्रम में हम आज देखेंगे कि जो सिलेबस है कोटा यूनिवर्सिटी का, क्योंकि हमारा जो कॉलेज है वो कोटा यूनिवर्सिटी के अंडर आता है और हर यूनिवर्सिटी का अपना सिलेबस होता है, अपना पेपर पैटर्न होता है, हमको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होती है। तो हम आज कोटा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है बीए सेकेंड ईयर का, उसका फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेपर सोशल थिंकर, सामाजिक विचारक के बारे में हम पूरी जानकारी देखना चाहेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार का है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। चूंकि अभी आप लोग फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आए हो और अभी आपकी एग्ज़ाम नहीं हो पाई है, तो आपने अभी फर्स्ट ईयर का यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं दिया है, तो इसलिए आपको शायद थोड़ा आइडिया नहीं होगा। तो वही पैटर्न आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में रहता है। तो यहाँ हम देखें कि जो यूनिवर्सिटी का पेपर आता है, आपको जो एग्ज़ाम पेपर है उसका पैटर्न क्या होगा, कैसे आपको अपने प्रश्नों की तैयारी करनी है, कितने मार्क्स का होता है, कैसे मार्क्स का डिवीज़न होता है, ये आपको देखना है। तो आपका जो सेकेंड ईयर का पेपर है फर्स्ट, वो है सामाजिक विचारक। प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारक। ये आपका आपके जो सिलेबस है आपका समाजशास्त्र का सेकेंड ईयर का, उसमें 2 पेपर हैं। आपने जैसे फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। सेकेंड ईयर में भी वैसे ही आपका फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर है। यहाँ हम अभी फर्स्ट पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंड पेपर को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको पता है इसकी अवधि 3 घंटे की होती है और मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर होता है और आपको न्यूनतम 36 मार्क्स में पास होना होता है। ये नहीं है कि आपको 36 मार्क्स लाना है, आपको बहुत मेहनत करनी है और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना है। तो यहाँ हम देखें कि जो आपका पेपर है वो 3 खंड है, 3 सेक्शन है इसके। 3 सेक्शन में आपके क्वेश्चंस को, पूरे सिलेबस को डिवाइड किया गया है। जो पहला सेक्शन है खंड अ, सेक्शन ए, वो कंपलसरी पेपर होगा, उसमें एक ही क्वेश्चन होगा और पूरे सिलेबस को, सारी इकाइयों को कवर करते हुए आपके 10 प्रश्न होंगे, है ना। 10 प्रश्नों के जो उनका उत्तर आपको देना है वो मैक्सिमम 20 वर्ड्स में देना है, 20 शब्दों में देना है और इसके 10 मार्क्स हैं, यानी 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, यानी एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का। और इसमें आपको पूरा सिलेबस आएगा, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस देने, आंसर देने हैं। और दूसरा है आपका सेक्शन बी, खंड ब। इसके अंतर्गत प्रत्येक इकाई, जो आपकी 5 यूनिट्स हैं, उनमें से हर यूनिट के 2-2 क्वेश्चंस होंगे और इस प्रकार से आपके पूरे इस खंड में 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक जो आपकी यूनिट है उसमें से एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और इस प्रकार से आपको 10 में से 5 प्रश्न करना है, यानी पांचों यूनिट में से हर यूनिट में आपके 2-2 क्वेश्चंस होंगे। उनमें से इस तरह से आपके टोटल 10 प्रश्न होगा इस खंड में और उन प्रत्येक यूनिट्स में से आपको एक प्रश्न हल करना है, यानी टोटल आपको 5 प्रश्न हल करना है। तो इस तरह से हम देखें कि ऐसा नहीं करना है कि आपको एक ही यूनिट में से 2 क्वेश्चन कर लिए, दूसरी यूनिट से 2 क्वेश्चन कर लिए और इस तरह से आपने 5 क्वेश्चंस पूरे कर दिए। ऐसे नहीं करना है, हर यूनिट से एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है और टोटल 5 क्वेश्चंस करना है और जिसके आपके मार्क्स हैं 50, यानी एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का हुआ और इस तरह से 5। और ये आपका जो आंसर है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना कि जो आपको दिया गया है कि 250 वर्ड्स में ही आपका, यानी आपको बहुत ना तो बहुत शॉर्ट करना है, ना ही बहुत लेंथी आपको आंसर देना है, आपको
शब्दों की सीमा तय करना है, यानी आप एक अंदाजा लगा लीजिए कि जो 250 शब्द है वो इतने में आपका कंप्लीट आंसर होता है। तो अब देखें हम खंड स सेक्शन सी, इसके अंदर आपके 4 प्रश्न होंगे डिस्क्रिप्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है और ये शॉर्ट आंसर है और ये डिस्क्रिप्टिव है, वर्णनात्मक होंगे यानी। और इसमें ये दिया गया है कि प्रश्न में भाग भी हो सकते हैं। भाग का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन है उसको डिवीजन भी होता है, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि समूह क्या है और इसके प्रकार बताइए, है ना। तो इसलिए जैसे उसमें 2 क्वेश्चन हो गया कि उसका अर्थ भी पूछ लिया और उसका प्रकार भी पूछ लिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों ही क्वेश्चन जो दोनों इसके भाग हैं उसको अटेम्प्ट करना है। ऐसे नहीं एक ही चीज को आपने पूरा लिख दिया और दूसरी चीज को छोड़ दिया, क्योंकि हो सकता है कि मार्क्स का डिवीजन भी आपको उस हिसाब से मार्क्स मिले। तो आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और फिर उसको समझ के उसका आंसर देने की कोशिश करें। और ये जो 4 प्रश्न होंगे वो सभी इकाइयों को कवर करेंगे, किसी भी इकाई में से, और प्रत्येक इकाई से एक क्वेश्चन से अधिक नहीं होगा, यानी एक क्वेश्चन तो एक इकाई से आएगा ही। तो इस प्रकार से आपके 4 क्वेश्चंस लास्ट वाले यूनिट में हैं, उस खंड में है, और जिसको आपको उत्तर देना है लगभग 500 शब्दों में, और ये होगा आपका 40 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 20 का और दूसरा क्वेश्चन 20 का। आपको 2 प्रश्न करने हैं, यानी 4 में से 2 का आंसर देना है। तो इस तरह से आपका जो पेपर पैटर्न है वो इस तरह से होगा कि आपके पेपर में 3 खंड आएंगे। पहला कंपलसरी क्वेश्चंस होगा, इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। दूसरे में आपके हर 5 यूनिट होंगी, 5 में से 2-2 क्वेश्चन में से 1-1 क्वेश्चन करने होंगे, 5 क्वेश्चन करने होंगे। और लास्ट वाले खंड में 4 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 2 प्रश्नों का आंसर आपको देना है। अब आपका जो सिलेबस है कि आपको पूरे साल क्या पढ़ना है और किस तरह से आपको तैयारी करनी है, तो ये आपके पूरे सिलेबस को 5 यूनिट में विभाजित किया गया है, और ये 5 यूनिट में से आपके इसी तरह से उस पैटर्न के आधार पर आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट हम देखते हैं, उसमें चूंकि आपका ये सोशल थिंकर का पेपर है, और आप जानते हो सोशल थिंकर किसको कहा जाता है, जो अपने विचारों को रखता है, समाज में जो भी घटनाएं घटित होती है उनको वो देखता है, स्टडी करता है, रिसर्च करता है, और फिर वो अपने एक थ्योरी के रूप में अपने विचारों को रखता है। तो हमें इन तमाम विचारों की जो थ्योरीज हैं वो आपको इन पेपर के अंदर पढ़ना है। आप ये देखेंगे कि आपके जो 5 यूनिट है, यानी 5 थिंकर है आपके पूरे सिलेबस में, दुर्कीप, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, राधा कमल मुखर्जी और जीएस घुरिये। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 3 ऊपर के 3 यूनिट में जो 3 थिंकर्स हैं वो तो आपके वेस्टर्न थिंकर है, पाश्चात्य विचारक है, और ये जो 2 थिंकर हैं आपके, ये हमारे इंडियन थिंकर से भारतीय विचारक हैं। तो सबसे पहले आपको इमाइल दुर्कheim के बारे में पढ़ना है। आप जब इनकी थ्योरीज पढ़ोगे तो इन थ्योरीज के ऊपर हर व्यक्ति जो अपने विचार व्यक्त करता है, अपनी थिंकिंग रखता है, तो उसके हर कार्य में उसका वो किस जगह पर पला बड़ा है, कहाँ पर उसने अपने आसपास के वातावरण, उस समय देश की में जो घटनाएं घटित हो रही है, उन घटनाओं का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और उनके सारे वर्क में हमें उसी प्रभाव को देखने को मिलता है। तो उस समय की, उस समाज की क्या दशाएं थी, क्या परिस्थितियां थी, क्या परिवर्तन के किस दौर से वो गुजर रहा था उस समय समाज, और उसका उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनके वर्क के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इनकी हर थ्योरीज में हम इनके प्रभाव को, जब हम इनका जीवन परिचय सबका पढ़ेंगे तो आप अपने आप ही इनके थ्योरीज में, इनके वर्क में आप उन झलक को देख पाओगे। तो आपको सबसे पहले यूनिट में इमाइल दुर्कheim के बारे में पढ़ना है। दुर्कheim जो कि फ्रांसीसी विचारक हैं, फ्रांस में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने जो आपने अगस्त फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, समाजशास्त्र के जो जनक है, जिनको समाजशास्त्र का पिता कहते हैं, अगस्त कॉम्ट, है ना, आपने पढ़ा होगा अगस्त कॉम्ट, जो कि समाजशास्त्र के पिता कहलाते हैं। तो इमाइल दुर्कheim को अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी कहा जाता है, यानी जिस सब्जेक्ट की, जिस विषय की नींव समाजशास्त्र की अगस्त कॉम्ट ने रखी थी, उसको आगे बढ़ाने का काम इमाइल दुर्कheim ने किया। इसलिए इमाइल दुर्कheim को
समाजशास्त्र अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी कहा जाता है। और इनकी जो थिंकिंग थी, मेन थिंकिंग क्या थी कि ये समाज को विज्ञान बनाना चाहते थे। इन्होंने प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म का विचार दिया और ये समूहवादी थे। समूहवादी का मतलब होता है कि जो भी समाज में घटनाएं घटित हो रही है उसका मेन कारण समाज ही होता है। समूह ही इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करता है जो समाज में घटनाएं घटित होती। तो हमें तमाम घटनाओं को समूह समाज के रूप में ही देखना है कि समाज में क्या परिस्थितियां हुई है जिसकी वजह से वो ऐसा कुछ हो रहा है। तो आप उनकी सारी थ्योरी में ये दोनों चीज़ों को आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनकी आपको 4 थ्योरी पढ़ना है। सामाजिक तथ्य, श्रम विभाजन का सिद्धांत। श्रम विभाजन जो इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी, अपना रिसर्च वर्क उन्होंने सबसे पहली जो बुक समाज में श्रम विभाजन है वो प्रकाशित की थी। तो यहाँ आपको श्रम विभाजन का सिद्धांत पढ़ना है, इनका आत्महत्या का सिद्धांत एवं धर्म का सिद्धांत। दूसरी यूनिट में देखें हम मैक्स वेबर जो कि जर्मन विचारक हैं और इन्होंने भी समाजशास्त्र के जिस विज्ञान की नींव रखी थी उसको आगे बढ़ाया। और कहा जाता है कि जो सामाजिक आधुनिक साहित्य जितना भी है समाजशास्त्र का, उसका 3/4 भाग वेबर के विचारों से प्रभावित है। और इनका जो बेसिक थिंकिंग है वो है कि समाज को, समाजशास्त्र की जो बेसिक कंसेप्ट होनी चाहिए, समाजशास्त्र का जो अध्ययन किया जाना चाहिए, जितनी भी चीज़ों का अध्ययन किया जाना चाहिए उसको सामाजिक क्रिया के आधार पर अध्ययन किया जाना चाहिए। इसलिए इनकी जो सामाजिक क्रिया की जो कंसेप्ट है वो सबसे प्रमुख है। इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहा है। इनके दूसरी थ्योरी आपको पढ़ेंगे आप नौकरशाही तंत्र। फिर आप आदर्श प्रारूप, यानी आदर्श प्रारूप इन्होंने बताया कि हमें जब किसी भी चीज़ का, किसी भी संस्था या किसी भी घटना का हमें अध्ययन करना है तो तमाम चीज़ों का अध्ययन न करते हुए हमें उनके कुछ आइडियल प्रारूप, आइडियल टाइप्स निकाल लेना चाहिए, उनकी प्रमुख प्रमुख विशेषताओं को ले लेना चाहिए और उसके आधार पर हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। ये भी इनका एक विशेष अलग ही प्रकार का कार्य देखने को मिलता है जो कि काफ़ी फेमस है। और धर्म का सिद्धांत देखने को मिलेगा, पढ़ेंगे हम लोग। तो इस तरह से मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया, नौकरशाही तंत्र, ब्यूरोक्रेसी, सोशल एक्शन, ब्यूरोक्रेसी, आइडियल टाइप एंड रिलीजन। फिर हम देखते हैं थर्ड यूनिट में कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स अपने आप में एक बिल्कुल व्यवस्था को पलट के रखने वाला इनका जो विचार है कि इन्होंने ये जो क्रांतिकारी विचारकों में से माना जाता है कि इनके विचार जो है क्रांतिकारी विचारधारा इन्होंने दी है। और उसी क्रांतिकारी विचारधारा के आधार पर ये जो मौजूदा व्यवस्था है उसको अगर वो कहते हैं कि हमें पलटना है तो क्रांति के द्वारा ही पलटना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नहीं पलटना है, एकदम क्रांति करके हमें उस व्यवस्था को पलटना है। तो जो भी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है वो क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। और उसी आधार पर इन्होंने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है, क्लास स्ट्रगल, फिर इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिक, मटेरियलिज्म, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सरप्लस वैल्यू एंड अलगाव, एलिनेशन। तो इस तरह से हम देखें कि दुर्खिम ने जब उस समय, इनका मानना है कि जो मौजूदा व्यवस्था थी जहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था थी उसमें मजदूर और पूंजीपतियों का जो संघर्ष है उसके आधार पर उन्होंने अपने सारे स्टडी दिए। तो ये सारे सिद्धांत उसी के पर आधारित है। जब हम मार्क्स पढ़ेंगे तब आप लोग इसको देखोगे। और इनका जो मूल विचार है कि जो भी समाज में घटनाएं घटित होती है, जैसे दुर्खिम ने कहा था कि समाज के कारण ही, सामाजिक कारण ही कोई होता है जिसकी वजह से घटनाएं होती है। और इनका मानना है कि समाज में आर्थिक आधार पर समाज परिवर्तित होता है, घटनाएं घटित होती है, जैसा आर्थिक व्यवस्था होगी वैसा ही समाज होगा। मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स दोनों एक दूसरे के विपरीत अपनी विचारधारा रखते हैं। आप आगे जब हम पढ़ेंगे तब आप इसको देखोगे। ये तीनों वेस्टर्न थिंकर्स हैं, पाश्चात्य विचारक हैं। अब हम देखें राधा कमल मुखर्जी, फोर्थ यूनिट में। राधा कमल मुखर्जी भारतीय विचारक हैं और इन्होंने भारतीय समाजशास्त्र में और भारतीय विचारधारा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इनकी रुचि भारतीय दर्शन में थी।
और इनके विचारों इनके सारे विचार और इनके सारे कार्यों में जो वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों, पूर्व और पाश्चात्य दोनों विचारों को इन्होंने अपने उसमें समाहित किया है, उससे प्रभावित है। वो पूर्वी और पश्चिमी विचार से ये प्रभावित है और इनके सारे कार्यों में हमें इनकी झलक देखने को मिलती है। अब हम देखें जीएस घुरिये, ये भी हमारे भारतीय विचारक हैं और जीएस घुरिये को भारत की प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्रियों में से एक माना जाता है और कहा जाता है कि इन्होंने बहुत अच्छे अपने जो छात्र भारत में दिए हैं और जिन्होंने अलग अलग स्थानों पर जाके समाजशास्त्र की स्थापना की, उसे आगे बढ़ाने की भारत में प्रयास किया। तो इस तरह से घुरिये को भारत की प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्रियों में से एक माना जाता है और इनका जो रुचि थी भारतीय जीवन में, ये संस्कृति को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे और इनके लिए संस्कृति संपदा और शक्ति के रूप में हमें ये मानते थे कि जो कुछ भी है हमें संस्कृति का ही अध्ययन करना चाहिए, तभी हम अपने समाज को पूरी तरह से समझ सकते हैं। और इनका जो विशेष जो थ्योरीज है उनकी जो बहुत फेमस है वो है जाति, वर्ग एवं व्यवसाय। ये तीनों एक ही थ्योरी के शब्द हैं, जाति, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। फिर इन्होंने सोशल टेंशन, सामाजिक तनाव पर भी अपना थ्योरी दी है। तो ये सब चीजें हम आपको आगे पढ़ेंगे। सिलेबस मैंने आपको यहाँ पर डिस्प्ले इंग्लिश में भी किया है। इंग्लिश में इसलिए आपको बता रही हूँ कि हिंदी और इंग्लिश आप दोनों सिलेबस को पढ़ें और जो भी टर्म्स हैं, जितने भी आपके थ्योरीज के टर्म्स हैं, आप उनको हिंदी में याद करते करते इंग्लिश में भी आप उन टर्म्स को याद रखें, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है आपका क्वेश्चन पेपर, और हो सकता है कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कोई डिफरेंसेस या कोई कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको केवल इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखकर आपको अपना आंसर अटेम्प्ट करना है। तो इंग्लिश वाला जब भी आप समझ पाओगे, जब आपको इंग्लिश का वर्ड टर्म्स याद होगी, जो भी आपकी थ्योरीज है, जो भी कंसेप्ट है, अगर उसका आपका इंग्लिश टर्म आपको याद है तभी आप उस आंसर को कर पाओगे। तो और कई बार क्या होता है कि जब हिंदी वर्ड्स होता है तो उसी के कई प्रकार के जो शब्द होते हैं उसको हम यूज़ कर लिया जाता है और आपने कभी उसको नहीं पढ़ा हो, आपने केवल उसका एक ही टर्म पढ़ा हो, एक ही शब्द पढ़ा हो, तो कई बार आप कंफ्यूज होकर उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो। तो इसलिए आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी आप टर्म याद करो, जो भी क्वेश्चन याद करो, उसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म्स को याद करें ताकि आपको वहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। अगर हिंदी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखते हुए आप उसको अपना आंसर देना होगा। तो इसलिए आप ये दोनों सिलेबस हिंदी और इंग्लिश के मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया है और कुछ रेफरेंसेस बुक इसमें सिलेबस के साथ है और कुछ आपको बुक्स अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आई होप कि आपको अपना सिलेबस समझ में आ गया होगा कि आपको पूरे साल क्या पढ़ना है और आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से, किस पैटर्न के साथ करनी है। और आगे हम अगले वीडियो में सेकंड पेपर को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही मैंने जो आपका एमएल दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत है उसका भी वीडियो मैंने आपको चैनल पे लोड कर दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। और इसी तरह से आप जो भी आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आप जो भी प्रॉब्लम अगर आपकी आती है, कोई डाउट्स होता है, तो आप अपने संबंधित जो सब्जेक्ट का आपका ग्रुप है आप उसमें अपने टीचर से पूछ सकते हैं। हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रखेंगे और आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और खूब पढ़ाई करें और खूब अच्छे नंबरों से पास हो। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। थैंक यू।